बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉक एंड टॉक। मैं सलाउद्दीन हूँ। आज आपसे मुलाकात करवाते हैं छत के एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने आलमी मजमून नवीसी मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल करके न सिर्फ अपने इलाके का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हसीब साहब। हसीब भाई, आप ये बताइए कि आपने ये जो मजमून नवीसी का मुकाबला माशाल्लाह जीता और दूसरी पोजीशन हासिल की, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए कि ये मुकाबला क्या था, कहाँ हुआ और किस ज़बान में था? जी असल में ये मुकाबला जो था वो इंटरनेशनल ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन था। आलमी मज़मून नवीसी का मुकाबला था और ये बेसिकली करवा जो रही थी वो जापान की एक मिनिस्ट्री है, एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और वो गोई पीस फाउंडेशन के नाम से एक इदारा है जापान का, उनके साथ मिल के ये काम करवा रहे थे। और इसका जो क्रेडिट असल में जाता है साथ में, वो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस का यूनेस्को इदारा है, तो वो भी साथ में इनके इन्वॉल्व था। तो ये 3 इदारे जो थे ये मिल के इन्होंने ये जो ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन है ये करवाया। और इसमें 168 ममालिक में से तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। अच्छा, इसमें 168 ममालिक के लोगों ने माशाल्लाह हिस्सा लिया। नसीब भाई, आपने दूसरी पोजीशन हासिल की। जब आपने दूसरी पोजीशन हासिल की तो आप बताइए कि आपके क्या एहसासात थे, क्या फीलिंग्स थी? दूसरी ये बात बताइए कि इसमें फर्स्ट पोजीशन जिस मुल्क ने हासिल की वो कौन-सा मुल्क है? इसमें फ़र्स्ट पोजीशन जिस मुल्क ने हासिल की वो वही मुल्क है जिसने ये करवाया है, यानी जापान का ही एक स्टूडेंट था, उसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई है। और ये मुकाबला तो हुआ था असल में फ़रवरी में स्टार्ट हुआ था। और इंटरनेट पे मैंने देखा, आपको पता है दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो इस तरह के इंटरनेशनल जो मुकाबले हैं वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा और उसके बाद फिर मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की। और तकरीबन 1 घंटा मुझे बेसिक लगा और उसी 1 घंटे के अंदर मैंने इसकी ड्राफ्टिंग की और ड्राफ्टिंग करने के बाद जो लिखने का काम था वो स्टार्ट किया और उसके अंदर जो चीज़ें तब्दील करनी थी वो तब्दील की और वो मैंने भेज भी दिया उसी 1 घंटे के अंदर। तो चूँकि टॉपिक ये था यूथ क्रिएटिंग अ पीसफुल फ्यूचर, तो मुझे लगा कि मैं इस टॉपिक पे लिख सकता हूँ। और वो लिख के मैंने भेज दिया। फिर तकरीबन 5-6 माह गुज़र गए और मैं भूल गया इस चीज़ को। अ, लेकिन एक बार इंटरनेट मैंने ऑन किया, वैसे ही इंटरनेट में मैं कुछ स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा रिज़ल्ट की तारीख़, तो वो मुझे लगा कि अभी तकरीबन 10-15 दिन रहते थे रिज़ल्ट आने में। तो वो मुझे एकदम से याद आ गया कि मैंने इस पे काम किया था 5-6 माह पहले। तो उसके ऊपर फिर ये है कि मैं फिर इंतज़ार करता रहा कि कब वो दिन आता है। तो मैं क्लास में बैठा हुआ था, तो चूँकि मुझे पता था कि इस टाइम आना है, तो वो टाइम जब हुआ तो हम क्लास में थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो मैंने एक दोस्त को बोला कि ये लिंक ओपन करके चेक करो रिज़ल्ट का। तो उसने जब मुझे बताया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने 1 घंटा जिस चीज़ पे लगा के, एक इंटरनेशनल चीज़ जिसके ऊपर मैंने सिर्फ़ 1 घंटा लगा के वो मैंने भेजा था, तो उसमें मेरी सेकंड पोज़ीशन थी, वो भी पूरी दुनिया के अंदर। तो ये मेरे लिए एक हैरानी की बात थी और खुशी की बात भी थी। ये वाक़ई जो है ना, रिज़ल्ट ऐसी चीज़ होती है कि जब रिज़ल्ट आता है तो बंदा कोशिश करता है कि खुद चेक ना करे। और अगर खुद चेक कर लेता है तो कोशिश ये कर रहा होता है कि अपने नाम के स्पेलिंग भी बंदा पढ़ रहा होता है कि यार ये वाक़ई मेरा नाम है या किसी और का नाम है। इवन कि फादर नेम के स्पेलिंग भी बंदा पढ़ रहा होता है। बहुत बड़ी बात है कि हसीब साहब ने जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना दूसरी पोजीशन हासिल करके हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। हसीब भाई, यानी आपने अभी ये बताया कि आपने सिर्फ़ 1 घंटा इस मज़मून को दिया, आपने लिखा, सारा कुछ प्लान किया और आपने 1 घंटे के अंदर सारा काम करके वो मज़मून भेज भी दिया। यानी आप ये बताना चाहते हैं कि आपका टोटल इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह या जितनी भी ड्राफ्टिंग वगैरह थी, आपको सिर्फ़ 1 घंटा लगा, तो आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा कोई क्रिएटिव राइटिंग की कुछ क्वालिटीज़ होंगी ज़ाहिर है। तो आप ये बताइए कि आप बेसिकली करते क्या हैं और आपका क्या मशग़ला है कि आपने 1 घंटा इतने बड़े मुकाबले में सिर्फ़ 1 घंटा देकर आपने दूसरी पोज़ीशन भी हासिल कर ली? अच्छा देखें, ये मुझे लगता है कुछ नेचर की भी बात होती है। यानी मैं अगर वैसे बात करूँ पढ़ाई की भी, तो अब अगर अगले दिन पेपर होता है तो मैं पिछली रात को बैठ के पढ़ रहा होता हूँ और अभी तकरीबन 1-2 घंटा और उसके बाद जाके पेपर दे आता हूँ और तकरीबन मार्क्स मेरे वैसे ही होते हैं जैसे बाकी लोग जो 2-2 महीनों से पढ़ रहे होते हैं, तो उनके मार्क्स होते हैं। तो इस वजह से ये एक नेचर की चीज़ है और मुझे लगता है नेचर चूँकि चेंज नहीं हो सकती, तो इस वजह से अब मैं अगर चाहता भी तो मैं 1 हफ़्ता पहले या 2 हफ़्ते पहले से उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकता था। बस मेरा यही है कि मैं बैठता हूँ लिखने के लिए, तो उस एक ही मौका के ऊपर जो भी चीज़ मेरे ज़हन में आती है मैं लिख देता हूँ और दोबारा मैं उस पे अगर काम करना चाहूँ तो मुझसे नहीं होता।
तो इस वजह से, और दूसरी चीज़ जो आपने क्रिएटिविटी वगैरह के हवाले से की है, तो राइटिंग जो है वो मेरा पैशन है। तो मैं बचपन से राइटिंग करता आ रहा हूँ, जब मैं स्कूल में था तब भी राइटिंग था, मेरा मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग था ये वाला सेक्टर। और उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में गया, तो यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर मेरे तकरीबन 8 मुकाबले हुए। यानी अभी तक हमारे तकरीबन 3.5 साल हो गए मेरी यूनिवर्सिटी में। तो 3.5 सालों में 8 मुकाबले हुए जो नेशनल मुकाबले थे, जिसके अंदर जो लाहौर कैंपसेस हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, मुल्तान कैंपस है, मुख्तलिफ और कैंपसेस हैं, उनके दरमियान हुए। तो वो उन 8-9 मुकाबलों के अंदर कोई भी एक ऐसा मुकाबला नहीं था जिसमें मेरी पहली 3 पोज़ीशन में से कोई एक पोज़ीशन ना आई हो। तो इस वजह से राइटिंग जो है वो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ, और उनके साथ भी मेरा यही था कि वो भी तकरीबन मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे के अंदर लिख के मैं भेज दिया करता हूँ। मतलब मैं ये नहीं सोचता कि पहले लिख के फिर रख दूँ और फिर 1-2 दिन बाद दोबारा उसे देखूँगा। हालाँकि होना ऐसा ही चाहिए, क्योंकि बाद में कुछ और चीज़ें भी आपके ज़हन में आती हैं। लेकिन मेरी बस ये नेचर है और मैं इसके अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। असीब भाई, बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि ये चूँकि क्रिएटिव राइटिंग गॉड गिफ्टेड होती है। लेकिन आपने चूँकि इंग्लिश के अंदर जो है ना ये कंपटीशन किया और आपने दूसरी पोजीशन हासिल की, तो चूँकि हमारा ये छछ ऐसा इलाका है जिसमें इंग्लिश को पहाड़ समझा जाता है, एक मुश्किल लैंग्वेज समझा जाता है, और इसके ऊपर कुछ रिलीजियस कुछ आर्गुमेंट्स भी हैं, वो भी उसके ऊपर भी आप रोशनी डालिएगा कि इंग्लिश के अंदर आपने माशाल्लाह दूसरी पोजीशन हासिल की, आपकी इंग्लिश माशाल्लाह इतनी अच्छी है, तो आपने इंग्लिश को कैसे अडॉप्ट किया और अपना करियर कैसे बनाया? चूँकि आप माशाल्लाह बीएस इंग्लिश में कर रहे हैं, तो इंग्लिश में ही क्यों? देखिए, मेरा बचपन से ही लैंग्वेजेस की तरफ रुझान था। मतलब मेरी कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस मुझे आनी चाहिए। तो इसके साथ-साथ मैं चूँकि लिटरेचर के साथ भी मेरा राब्ता है, शायरी वगैरह भी, और लिखने-लिखाने से। तो लैंग्वेज मुझे लगता है कि मुझे इस काम में सपोर्ट करती है। तो इंग्लिश मैंने यहाँ पे भी देखा है इस इलाके के अंदर भी, कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती थी। लोग समझते हैं कि पता नहीं इंग्लिश कितनी मुश्किल चीज़ है। और दूसरी चीज़, जैसे आपने अभी बताया है कि इंग्लिश जो है वो हम समझते हैं कि अगर आप सीख लेंगे, तो ये आपका जो यूरोपियन है या जो वेस्ट है उसके साथ मुशाबियत हो जाएगी, या ये कोई गुनाह का काम है, या पता नहीं क्या इस चीज़ को समझा जाता है। जबकि मुझे लगता है कि ज़ुबान जो है वो ज़ुबान ही रहनी चाहिए। ज़ुबान की किसी ख़ास मज़हब के साथ या किसी ख़ास मुल्क के साथ अटैचमेंट नहीं होती। ये बात ठीक है कि ज़ुबान की कल्चर के साथ होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर वो ज़ुबान सीख लेंगे तो आप वैसे हो जाएँगे। ज़ुबान सिर्फ़ एक वसीला है, एक तरीका है कि आप किस तरह इज़हार करते हैं, एक मोड ऑफ़ एक्सप्रेशन है। तो वो कोई भी मोड ऑफ़ एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप अरबिक करें, चाहे इंग्लिश करें, चाहे उर्दू करें। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ज़ुबानें हैं, तो मुझे लगता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई पश्तो अगर पंजाबी बोल रहा है, तो अब पश्तून हो, वो पंजाबी हो गया। तो इस वजह से, और दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश को यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक हवा बनाया हुआ है इन्होंने कि पता नहीं कैसे होगी। मैं यहाँ ग्रेस टाइम अकेडमी के अंदर तकरीबन पिछले 2-3 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी जब बच्चे आते हैं तो मुझे यही लगता है कि वो समझ रहे हैं कि इंग्लिश कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो लोग इंग्लिश को एज़ अ सब्जेक्ट ले रहे होते हैं। जबकि मुझे लगता है कि इंग्लिश को अगर आप एज़ अ सब्जेक्ट लेंगे तो इंग्लिश आपको नहीं आएगी। इसे एज़ अ स्किल लेना चाहिए। जैसे आप बच्चों को भेजते हैं कि जाके मोटरसाइकिलों का काम सीखें, दर्जियों का काम सीखें, या कोई भी ऐसा काम सीखें जो स्किल है, जो हुनर है वो सीखें। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि आप इंग्लिश को भी हुनर के तौर पे लें कि ये एक हुनर है और इसे ऐसे ही सीखना चाहिए। नसीब भाई, चूँकि आप माशाल्लाह बाकियों के लिए अब रोल मॉडल भी बन चुके हैं कि आपने इंग्लिश के अंदर जो है ना वो एक ऐसे राइटिंग के अंदर कंपटीशन के अंदर जो है ना आपने पार्टिसिपेट किया और सेकंड पोजीशन हासिल की। चूँकि कुछ हमारे दोस्त, कुछ हमारे भाई, कुछ स्टूडेंट्स जो न्यू कमर्स हैं, वो चूँकि आप इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बन चुकी है और लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन भी बन चुकी है, और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंग्लिश ही को जो है ना वो सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे न्यू कमर्स के लिए आपकी कोई राय हो कि भाई आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो जो है ना उनको आईटी की फील्ड में भी कुछ उनको जो है ना वो मददगार साबित हो, या बाकी इसके अलावा भी चूँकि बैरूनी ममालिक जाने के लिए स्टूडेंट्स जो है ना वो कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ आप अपनी राय पेश करें। अच्छा, इंग्लिश को देखें, बुनियादी तौर पर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक तो इंग्लिश जो है वो स्पीकिंग होती है और स्पीकिंग के साथ लिसनिंग होती है। ये दोनों एक
कैटेगरी में आ जाती हैं, और दूसरी कैटेगरी के अंदर आपकी राइटिंग आती है और उसके साथ रीडिंग आती है। यानी अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपकी राइटिंग उसके साथ आएगी, और अगर आप लिसनिंग करेंगे तो लिसनिंग के साथ स्पीकिंग आएगी। अब ये डिपेंड करता है कि लैंग्वेज से आप क्या मुराद लेना चाह रहे हैं। लैंग्वेज से मुराद आप ये लेना चाह रहे हैं, अक्सर हम जब लैंग्वेज की बात करते हैं या इंग्लिश की बात करते हैं, तो हमारे जहन में ये नहीं होता कि इंग्लिश सीख के हम लिख सकें, क्योंकि जाके लिखना किसी ने नहीं होता। बहुत शाज़ो नादरी कोई ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं जहाँ पे बच्चे लिखने के लिए इंग्लिश सीखना चाह रहे होते हैं। अक्सर जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो वो कहते हैं हम बाहर जाके बोल सकें, हमने दुबई जाना है, हमने सऊदी अरब जाना है, तो वो बोलने की बात करते हैं। और बोलने के लिए आपको साथ में लिसनिंग आनी चाहिए, क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, आप बोलते हैं, तो आपने अगले की सुननी भी होती है। तो अगर आपको अगले की समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहे हैं, तो फिर आप उसे उसके साथ वो कम्युनिकेशन जो है वो ठीक नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से बोलने की जहाँ तक बात है, वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ऐसे कर लें, किताबें पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें। मुझे लगता है बोलना सिर्फ़ प्रैक्टिस से आता है। जब आपको प्रैक्टिस होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से बोल सकेंगे। अब प्रैक्टिस कैसे होगी? अब प्रैक्टिस के लिए वो कहते हैं कि हमारे पास माहौल नहीं है, तो माहौल बनाना पड़ता है। माहौल बनाने के लिए देखें आप, अगर आपके पास कोई बंदा नहीं है, तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज़ाना शीशे के सामने खड़े हों, एक टॉपिक लें और उस टॉपिक पे बोलें, या फिर अपने आप को, आप आजकल हर इंसान के पास फ़ोन है, वो सेल्फ़ी कैमरा ऑन करे और उसके अंदर अपने आप को रिकॉर्ड करे। 2 मिनट तक बोले, फिर रिकॉर्ड करे, फिर देखे कि मैंने क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर गलत की हैं, या क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। तो उस पे काम करके दोबारा रिकॉर्ड करें। ये सिलसिला अगर वो चलाता है तो मेरे ख़्याल से उसकी बोलने की प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। असीब भाई, आपसे बात हो रही है आपकी चूँकि सेकंड पोजीशन हासिल करने पर और आपकी इस जो है ना क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर। तो अगर टॉपिक के ऊपर रहते हुए हम बात करें तो इस जो आपने मज़मून जिसमें आपने सेकंड पोजीशन हासिल की, इस मज़मून का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्या इस टॉपिक के ऊपर रहते हुए आप ये कुछ हमें बताएँ कि हमारी यूथ जो है ना, आजकल जो मोबाइल या फिर मतलब ये घर में बैठकर ही जो है ना कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है ना अपना वक़्त ज़ाया कर रही हैं, जिसमें इस टॉपिक को देखा जाए तो टॉपिक जो है ना हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो क्या लगता है कि हमारी यूथ कौन-सी ऐसी जो है ना एक्टिविटी को अपनाए जिस वजह से जिस बंदे ने ये मज़मून नवीसी के मुकाबला मुनक्किद करवाया उसने सोचकर, वो कौन-सी जो है ना वो प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर आकर हमारी यूथ इस टॉपिक को लेते हुए इस टॉपिक के हवाले से आगे बढ़ सकती है? देखें, ये वाला टॉपिक जो था इस साल का, इस मुकाबले का, वो यूथ क्रिएटिंग अ पीसफुल फ्यूचर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार पीस का ही मौजूद हैं। वो गोई पीस फाउंडेशन के नाम से इदारा है, तो वो पीस का ही, लेकिन वो हर साल पीस या पीस से रिलेटेड कुछ मौज़ूआत होते हैं उनकी। जैसे पिछले साल का जो मौजू था वो लाइफ़ था, व्हाट इज़ लाइफ़? ज़िंदगी क्या है? अब हर बंदे की अपनी-अपनी सोच है ज़िंदगी क्या है। कुछ कुछ ऐसे पेसिमिस्टिक अप्रोच से देखते हैं, कुछ ऐसे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से देखते हैं। तो वो हर एक बंदे का अपना-अपना नज़रिया है। लेकिन अगर सिर्फ़ पीस की बात करें, तो एक तो ये है कि हम लोग जो, अगर ख़ासकर पाकिस्तान की बात करें, आप अपने आस-पास देख सकते हैं। तो यहाँ पे लोग जो हैं, ख़ासकर नौजवान नस्ल, वो जो प्रोडक्टिव काम है उनसे दूर होती है, और जो गैर प्रोडक्टिव काम है उनकी तरफ ज़्यादा रुझान है उनका। तो मुझे लगता है प्रोडक्टिव काम की तरफ आप होंगे तो तभी आपका कुछ बन सकता है। और दूसरी चीज़, अगर ख़ासकर इस मौज़ू की बात करें कि यूथ क्रिएटिंग अ पीसफुल फ्यूचर, कि किस तरह नौजवान नस्ल जो है पूरी दुनिया से वो अपने-अपने जो नेशन है या अपने-अपने मुल्क हैं, उनकी हुदूद तोड़ के कैसे मिले, और मिलने के बाद एक पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट करे, पीसफुल माहौल क्रिएट करें। तो उसके लिए, चूँकि मेरा जो अपना मज़मून था उसके अंदर, तो मैंने जो सबसे ज़्यादा एक बड़ा पॉइंट था जो मेरा, जिसके गिर्द मेरा पूरा ऐसे घूमता रहा है, वो था कि आपकी जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं, आपके जो तज़ादात हैं मुख्तलिफ़, उन्हें आप ख़त्म करें। और वो तज़ादात ख़त्म करने के बाद हम देखते हैं कि हम कहते हैं ये पंजाबी है, ये पठान है, ये पश्तून है, ये रशियन है, ये अमेरिकन है। अब उस तरह से हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। अगर आप इस लेंसेज़ से ही चीज़ों को देखना जारी रखेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट हो सके। क्योंकि पीस तभी आता है जब आप कुछ चीज़ें अपनी तर्क करेंगे जो आपको लग रहा होता है। अगर आप अपनी वो जो फ़रसूदा रिवायात हैं उन्हीं के ऊपर रहेंगे कि नहीं ये पठान है तो ये पठान ही है। अब पठान का जो है वो कोई रिलेशनशिप या इस तरह की कोई चीज़ वो पंजाबी के साथ नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में चलती आ रही हैं। तो ये तो हम पाकिस्तानी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर
बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप फ्रांस में चले जाएँ तो वो इंग्लिश नहीं बोलते। वो इंग्लिश को कोई एक अजीब चीज़ समझते हैं कि नहीं, इंग्लिश हमने नहीं बोलनी। इसी तरीके से आप अगर अरबिक कंट्रीज़ के अंदर चले जाएँ, सऊदी अरब में, वहाँ पे भी वो अरबी को फ़ोकियत देते हैं और इंग्लिश को वो कुछ और तरह से, किसी और नज़र से देखते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की जो डिस्पैरिटीज़ हैं, हमें थोड़ा-सा नरम गोशा रखना चाहिए इन चीज़ों के साथ, तो इस वजह से दुनिया में पीस कायम हो सकता है। वरना अदरवाइज़ आप देख रहे हैं जिस तरह से मुख्तलिफ़ वॉर्स चल रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, कोई ज़बान की बेस पे, कुछ मज़हब की बेस पे, कुछ नेशंस की बेस पे, तो ये चलती रहेंगी। आप ये बताइए हसीब साहब कि हम उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जिस इलाके का स्टूडेंट ये समझते है जी कि तालीम की कोई अहमियत नहीं है। तालीम हासिल करने के बाद भी आपने जो है ना दर-बदर जो है ना ठोकरें ही खानी हैं। तो माशाल्लाह आप जो है ना मैं देखता हूँ कि एक लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं कि एक ऐसे इलाके से जिसका जो है ना वो बहुत बैकवर्ड जो है ना वो नाम है कि भाई इस इलाके के कोई भी स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ते, किसी फील्ड में नहीं जाते। तो माशाल्लाह आपने तो पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। तो हमारे स्टूडेंट के लिए आपकी क्या राय है कि वो किस तरह तालीम में आगे आकर अपने आप को जो है ना वो डेवलप कर सकता है? अच्छा, देखें, आपने बहुत अहम सवाल किया तालीम के लिहाज से। अब हम वाक़ई, हमारे लोग ये समझ रहे होते हैं कि तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है, और उसकी मिसाल वो ये देते हैं कि बाहर देखें डिग्रियों वाले कितने लोग फिर रहे हैं, उन्हें डिग्रियाँ नहीं मिल रही, हर साल इतने लोग डिग्रियाँ लेके निकलते हैं। और बहुत सारे हमारे कुछ फ़िलासफ़र्स हैं, वो भी यही कह रहे होते हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो भी यही कह रहे होते हैं कि नहीं जी, आपको तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए, छोड़ें, कोई हुनर सीखें। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप ये जो लफ्ज़ है ना, स्कोप, के इस डिग्री का क्या स्कोप है, अगर ये करेंगे तो आगे आपने जाके क्या करना है, आगे इसका कोई स्कोप नहीं है। मुझे लगता है स्कोप इंसान खुद बनाता है। अगर आपके पास एक डिग्री है और आप उस डिग्री के अंदर इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, आपको लगता है कि आप उसका कोई भी काम कर सकते हैं, और आगे अगर आपके मुकाबले के अंदर एक ऐसा बंदा है जिसने सिर्फ डिग्री ली है, डिग्री के नाम पे डिग्री ही है उसके पास, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए स्कोप है उस डिग्री के अंदर। तो स्कोप इंसान खुद बनाता है। अगर 100 बंदे हैं और 100 में से 50-60 लोग जो हैं उन्होंने तो सिर्फ डिग्री की है, बाकी कुछ जो होंगे वो हो सकता है कुछ नंबर अच्छे ले लिए लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है, और आपके पास डिग्री भी है और उस डिग्री के अंदर आपको चूँकि शौक था, आपकी डेडिकेशन थी, तो उस शौक के अंदर आप आगे गए मज़ीद। आपको आपको का हुनर भी है और साथ में आपकी डिग्री भी है, तो मुझे लगता है आपके लिए स्कोप ही स्कोप है उसके अंदर। तो इस वजह से ये जो बात है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये बात है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए और डिग्री के साथ आपका कोई हुनर होना चाहिए, तो वो आपके जो चांसेस है उसे बढ़ा देता है, मज़ीद बढ़ा देता है। लेकिन सिर्फ़ अगर आप ये कहें कि सिर्फ़ हुनर कर लें, तो वो भी मेरे ख़्याल से कोई अच्छी बात नहीं है। असीब भाई आपने माशाल्लाह जो है ना पूरे पूरी दुनिया में दूसरी पोजीशन हासिल की। आपने काफ़ी ज़्यादा पहले भी कुछ ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पोजीशंस हासिल की। इतनी पोजीशन हासिल करने के लिए 24 घंटों में से कितना पढ़ना पड़ता है? देखिए, मुताले के लिए मैं कुछ स्पेसिफ़ाई नहीं किया हुआ मैंने कि ये टाइम है और इस वक़्त पे मैंने मुताला ही करना है। लेकिन अगर तालीम के लिहाज़ से देखा जाए तो मुझे लगता है वो वही जो चीज़ें साथ-साथ डिग्री के अंदर चलती हैं, उनके अंदर अगर आप मज़ीद एक्सेल करें, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपको उन्होंने बोला है कि यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपको पता है सिर्फ़ खानापुरी ही होती है कि बस आपने ये काम कर लिया और ये कर लें, असाइनमेंट बना लें और इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके वो दे देते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर आप वैसी डिग्री करेंगे तो उसका फिर फ़ायदा नहीं है। तो ये जो पढ़ने वाली बात है, अब फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें दिया जाता था यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सेमेस्टर के अंदर हमने 4 नावल पढ़ने हैं, तो क्लास फ़ेलोज़ ऐसे करते हैं अक्सर कि वो बस कॉपी पेस्ट वगैरह करके जो अक्सर क्वेश्चन होते हैं असाइनमेंट, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर उन्होंने 4 नावल दिए हैं तो वो 4 के 4 पढ़े जाएँ, मतलब उनका टेक्स्ट पढ़ा जाए प्रॉपर। तो ये मुताला है मेरे लिए। और बाकी जो चीज़ है साथ-साथ वो दीगर ज़बानों का अदब और उर्दू वगैरह के अंदर ख़ास तौर पे शायरी की किताबें और जो नॉवेल्स वगैरह हैं, तो नॉवेल्स मेरा बचपन से शौक़ रहा है। अगर मैं बात करूँ तो मैंने तकरीबन 8वीं क्लास के अंदर जो इमरान सीरीज़ उस वक़्त हुआ करती थी, उस वक़्त बाकी नॉवेल तो नहीं, बस 7वीं 8वीं क्लास के अंदर, तो वो मुझे याद है छुट्टियों के अंदर इमरान सीरीज़ के तकरीबन मज़हर कलीम ने जो नावल लिखे हैं वो 400 नावल हैं। तो वो मैंने छुट्टियों के अंदर 400 नावल कंप्लीट कर लिए थे, यानी पढ़ लिए थे। तो नावलों का इस वजह से ही शौक़ मुझे बचपन से रहा है, और फिर पढ़ना, और मैंने चूँकि शुरू में बताया कि पढ़ना और पढ़ने के साथ आपका जो लिखना होता है ये एक साथ होते हैं। तो जो चीज़ चूँकि आपकी इनपुट होती हैं, अंदर जाती हैं चीज़ें, तो फिर बाहर निकलती हैं। तो वो राइटिंग ये साथ कॉन्टेक्स्ट वाइज़ चलता है। ये सारी चीज़ें, ये नहीं है कि अब मैंने एक चीज़ अभी पढ़ी है तो फिर साथ में मैं लिखूँगा, ये नहीं है। वो साथ-साथ एक बनता रहता है, एक निज़ाम अंदर बनता रहता है,
और फिर वो बाहर आ जाता है, वो चाहे आपका कैथारसिस हो या चाहे किसी और तरह से हो। इंग्लिश में कोई नॉवल ऐसा बताएं जो आपको ज़्यादा पसंद हो, जिसने आपको ज़्यादा इंस्पायर किया हो। इंग्लिश में मेरा जो फेवरेट नावल है वो द अल्केमिस्ट है, पाउलो कोएल्हो का नावल है, ब्राज़ीलियन राइटर हैं और मेरे फेवरेट राइटर हैं। उनके और भी नावल हैं और वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो द अल्केमिस्ट है वो सबसे बेहतर है। इसके अलावा गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ का नावल है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, तो वो भी मुझे लगता है उसका तर्जुमा भी हुआ हुआ है तन्हाई के 100 साल, शायद रऊफ़ कलासरा साहब ने किया है। तो ये 2 नावल मुझे लगते हैं कि जिन्होंने मुझे मुतासिर किया है। उर्दू में कुछ बताइए कि उर्दू में आपकी जो है ना कोई पसंदीदा नॉवल, गज़ल या कोई अपनी पसंदीदा पीस ऑफ राइटिंग। उर्दू के अंदर लातदाद चीज़ें हैं जो मैं पढ़ता भी रहा हूँ और मुझे अच्छी भी लगती हैं। और मैं यहाँ आपको काटूँगा कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि माशाल्लाह आप उर्दू के बहुत अच्छे शायर भी हैं। तो अपना कुछ पीस सुनाना पसंद करेंगे, गज़ल कुछ भी? जी, मैं आपको कुछ गज़ल सुना देता हूँ। दरवाज़े बंद हो जाते हैं और बाहर रह जाते हैं। दरवाज़े बंद हो जाते हैं और बाहर रह जाते हैं। अच्छे-अच्छे नामों वाले एक नंबर रह जाते हैं। दरवाज़े बंद हो जाते हैं और बाहर रह जाते हैं। अच्छे-अच्छे नामों वाले एक नंबर रह जाते हैं। खौफ का अजदर खा जाता है छोटे-मोटे सांपों को। खौफ का अजदर खा जाता है छोटे-मोटे सांपों को। हिज्र का डर जो आन पड़े तो सारे डर रह जाते हैं। हिज्र का डर जो आन पड़े तो सारे डर रह जाते हैं। कोई भूत प्रेत है जो मुद्दत से ताक में रहता है। कोई भूत प्रेत है जो मुद्दत से ताक में रहता है। हम लाखों के लश्कर शब को मुट्ठी भर रह जाते हैं। हम लाखों के लश्कर शब को मुट्ठी भर रह जाते हैं। दफ्तर पहुंच के याद आता है अपना आधा जिस्म हमें। दफ्तर पहुंच के याद आता है अपना आधा जिस्म हमें। अक्सर ऐसे होता है हम आधे घर रह जाते हैं। दफ्तर पहुंच के याद आता है अपना आधा जिस्म हमें। अक्सर ऐसे होता है हम आधे घर रह जाते हैं। एक एक करके बिक जाता है बीते वक्त का सोना भी। एक एक करके बिक जाता है बीते वक्त का सोना भी। आंखों की अलमारी में बस कुछ मंजर रह जाते हैं। और सच कहते हैं आगाही भी मौत की सूरत होती है। सच कहते हैं आगाही भी मौत की सूरत होती है। हम जरखेज दिमागों वाले यूं बंजर रह जाते हैं। बहुत आपने ये बताया कि आप अकेडमी में माशाल्लाह जो है ना एज़ अ ट्यूटर भी काम कर रहे हैं, एज़ एन इंग्लिश ट्यूटर। तो आप बताइए कि आपकी अकेडमी में कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, और लैंग्वेज के कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आप ऑफ़र कर रहे हैं? क्या आप खुद जो है ना वो टीच करते हैं? ये इसके बारे में कुछ बताइए। जी, हम जहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये ग्रेस टाइम एकेडमी है, सजावल खान प्लाज़ा, खगवानी चौक, हज़रों में। और यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं हमारे पास। कंप्यूटर के कोर्सेज़ भी हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज़ भी हैं, कुछ टेक्निकल कोर्सेज़ भी हैं जैसे मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह, तो वो भी हम करवा रहे हैं। कुछ हमारे पाइपलाइन के अंदर है कोर्सेज़ जैसे टेलरिंग वगैरह या ड्राइविंग का कोर्स, तो वो भी हमारे पास हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें हमारे पास स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो हमारा हॉट कोर्स है, जो ज़्यादा चल रहा है। और उसके साथ ग्रामर का कोर्स है, यानी जो लोग सिर्फ़ एकेडमिक के लिए करना चाह रहे होते हैं वो ग्रामर करते हैं। इसके अलावा एक और कोर्स जो है, जो लोग यूरोप वगैरह जाना चाह रहे होते हैं तो उन्हें आइल्स का कोर्स करना पड़ता है। तो हम आइल्स भी करवा रहे हैं, पिछले तकरीबन 5-6 माह से तकरीबन 1-2 बैच हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये तीसरा चल रहा है। तो मैं खुद करवा रहा हूँ आइल्स का कोर्स। और हमारे जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है वो पहले मैं खुद करवाया करता था, लेकिन अभी हमारे साथ एक और टीचर हैं वो करवा रहे हैं। और भी मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं हमारे पास, जैसे कंप्यूटर का कोर्स है, आईटी फाउंडेशन है, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जिसमें बेसिक जो ऑफ़िस मैनेजमेंट है उसका काम सिखाया जाता है। तो एक कंप्लीट पैकेज होता है हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह का। ये थे जी हमारे साथ हसीब इकबाल, हमारे प्यारे इलाका छत से, जिन्होंने आलमी मज़मून नवीसी में दूसरी पोजीशन हासिल करके ना सिर्फ हमारे छछ का नाम रोशन किया बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इनको, इनकी पूरी फैमिली को हमारे इस चैनल की तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।